हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। कल हमने 4th सेमेस्टर जूलॉजी की पहली यूनिट डाली थी और बहुत सारा प्यार आप लोग उस यूनिट पर भी दे रहे हो और आज ये दूसरी यूनिट है। ऐसी टोटल 8 यूनिट ही आपको पढ़नी है और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, ये दूसरी यूनिट है। हम आपको भरोसा दिला के बैठे हुए हैं, मार्च के अंदर अंदर हम सब करा देंगे, चाहे आप किसी सेमेस्टर से हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है भाई। तो इस दूसरी यूनिट का नाम क्या है? इस यूनिट का नाम है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। भैया जो पहली यूनिट थी हमने उसी में आपको बताया था, उस यूनिट का नाम क्या था? जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग। कि भैया अगर किसी जीन में गड़बड़ी हो गई है तो उस जीन को हम रिप्लेस करेंगे, किसी दूसरे जीन को लेके आएंगे, वेक्टर की सहायता से रिप्लेस करेंगे, लाइगेज एंजाइम से जोड़ेंगे। ये सब हमने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया था और इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते थे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमने जीन क्लोनिंग हो गया, जीन थेरेपी हो गया, ये सब कुछ पढ़ लिया था। आज इस दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना है भैया इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो थोड़ा सा पहले हमने इसके बारे में लिखा हुआ है कि भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की वो एडवांस्ड टेक्निक है जिसमें डीएनए को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से जीन को निकालकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रक्रिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए का निर्माण हुआ करता था, यह भी हमने आपको बता दिया था। जब फॉरेन डीएनए किसी होस्ट सेल में इंसर्ट होता है, यानी कोई बाहर का जीन, बाहर का डीएनए हम लोग लेकर आते हैं और इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल में और रेप्लिकेट होता है, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कहते हैं। यानी जो सुधार हो गया, जीन के अंदर सुधार हो गया, डीएनए के अंदर मैनिपुलेशन हो गया, उसे ही हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कहते हैं भाई, ठीक। लेकिन यहां पर हम लोग तो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से साइंटिस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जिनमें कई और डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। यानी हमने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था कि आपको अगर सचिन तेंदुलकर जैसे गुण चाहिए हैं तो जीन भी वैसा ही चाहिए होगा। तो डिजायरेबल का मतलब जो हमें इच्छा है उस तरीके के अगर कैरेक्टर्स आपको चाहिए हैं तो साइंटिस्ट इससे बना सकते हैं। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में, कहां कहां इसका एप्लीकेशन से इस्तेमाल किया जाता है वो हम लोग इस वन शॉट के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले मेडिसिन यानी दवाइयों के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर खेती के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रियां हैं उनमें, एनिमल रिसर्च जानवरों के रिसर्च में, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण में, हर जगह पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन जो मेडिकल फील्ड है, यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन एरिया है। क्यों भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे लाइफ सेविंग ड्रग्स, वैक्सीन बहुत अच्छे, जैसे भी कोविड-19 आया था तो उसमें जो कोविड-19 की वैक्सीन बनी, कैसे बनी? जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ही तो बनी ना भाई। तो यानी कुल मिला के जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेडिकल की फील्ड में ही है। जैसे अगर हम बताएं क्या क्या बनता है, तो नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। कल हमने आपको इंसुलिन बनना भी बताया था कि भैया मानव में इंसुलिन की अगर कमी हो रही है तो उसे डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो पुराने जमाने में, जरा समझिए, पुराने जमाने में इंसुलिन कहां से लिया जाता था? तो पहले डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन को सुअर से या गाय के पैनक्रियास से निकाला जाता था, ये पुराने जमाने में। लेकिन इसमें समस्या आती भैया, ये सप्लाई लिमिटेड थी, ठीक, कई पेशेंट्स में एलर्जी वगैरह हो जाती थी, तो ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं था एक तरीके से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया ई कोलाई में इंसर्ट किया गया और कल हमने आपको बताया था प्रॉपर कि इंसुलिन कैसे बनता है। तो इंसुलिन इससे हम लोग बना सकते हैं। प्रोसेस क्या है? कल की तरह भैया यहां पे शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ह्यूमन जो इंसुलिन होता है, जीन, जो ह्यूमन इंसुलिन का जीन है उसे अलग कर लेते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट करेंगे, प्लाज्मिड वेक्टर उसे लेके जाएगा, बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे और लार्ज क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा भाई, ठीक। यह इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन कहलाएगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के जरिए वेक्टर वगैरह की मदद से, जिन्होंने पहला वन शॉट देखा है उसे अब ये दूसरा बहुत मजे में आ रहा होगा भैया, ठीक। एडवांटेज की बात करें तो ह्यूमन इंसुलिन जैसा ही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, गैया या सुअर से या कहीं से लेना नहीं पड़ेगा, एलर्जी का रिस्क भी कम हो जाएगा। लार्ज स्केल पर अगर आप एक बार बना लोगे फिर उसे आप कितने भी बड़े लेवल पे बना सकते हो, तो लार्ज स्केल पर पॉसिबल हो सकता है प्रोडक्शन। जैसा ह्यूमुलिन जो पहला इंसुलिन बनाया गया था रिकॉम्बिनेंट, ह्यूमन से कनेक्टेड है, इसलिए इसे हम लोग ह्यूमुलिन बोलते हैं भाई, ठीक। दूसरा, मेडिकल के क्षेत्र में प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, यानी जो दवाइयां हैं उनके निर्माण में भी इस्तेमाल होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। ट्रेडिशनल वैक्सीन्स में वीक या डेड पैथोजेंस का, मतलब जो रोगाणु वगैरह होते थे, एंटीजन होते थे, मतलब जो अमजोर कमजोर जैसे हैं वैसे इस्तेमाल कर लिए और वैक्सीन बन गई। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग आने के बाद रिकॉम्बिनेशन होगा, अच्छी अच्छी चीजों को हम लोग उठाएंगे, अच्छी अच्छी जीन्स को हम लोग उठाएंगे और इससे क्या होगा,
स्पेसिफिक एंटीजन जीन, यानी वही जीन उठाए जाएंगे जो रोगाणुओं को नष्ट कर सकते हैं और अच्छे वैक्सीन का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बना हुआ है भाई। ठीक, प्रोसेस की बात करें तो सेम तरीका रहेगा। हेपेटाइटिस वायरस का एंटीजन जीन, सबसे पहले जीन को अलग करना पड़ेगा, तरीका सबका वही है, जीन को अलग करना पड़ेगा। फिर क्या करना, ईस्ट सेल्स में इंसर्ट, उसमें प्लाज्मिड का इस्तेमाल करना है, इसमें ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये एंटीजन प्रोड्यूस कर देगा, प्रोड्यूस होने के बाद वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ओवरऑल सबसे पहले जो जीन चाहिए आइसोलेट करो, वेक्टर का इस्तेमाल करो, इंसर्ट करो और बना के भैया यूज करने के लायक बना लो। एडवांटेज की बात करें, सेफ होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, जिस बीमारी के लिए चाहिए उस बीमारी के लिए हम लोग बना सकते हैं, रिस्क वगैरह इन्फेक्शन का बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। ठीक, तीसरा मेडिकल की फील्ड में जीन थेरेपी भी है, और जीन थेरेपी, जीन मैनिपुलेशन कल हम आपको पहले वन शॉट में बता चुके हैं, तो दोबारा से यहां बताने की जरूरत नहीं है, तो जीन थेरेपी आप पढ़ चुके हो भाई। ठीक, फिर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनके निर्माण में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल होता है भाई। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से कई इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे ह्यूमन, मतलब जो मनुष्य की ग्रोथ वाले हार्मोन है वो प्रोड्यूस होते हैं, इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड में जो थक्का वगैरह जमता है उसके फैक्टर्स प्रोड्यूस करे जाते हैं, मतलब रोकने के लिए इन सब चीज़ों को। टिश्यू, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे ऊतक से रिलेटेड बहुत सारे प्रोटीन एक्टिवेट करने वाला, एक्टिवेटर का मतलब एक्टिवेट करने वाला, इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। इनका यूज बीमारियों के ट्रीटमेंट में किया जाता है भाई। ठीक, जैसे हीमोफीलिया जिन लोगों को हो जाता है उन लोगों के लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस किया। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है कि खून का थक्का मतलब जो है जम ही नहीं रहा है, समझिए, उंगली काटी और खून चूहे पड़ा जम ही नहीं रहा यार, थक्का नहीं जम रहा, विटामिन के की कमी है, इस तरीके की चीजें, तब क्या करेंगे, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो खून को रोक सके और बीमारी पे कंट्रोल कर सके भाई। ठीक, तो ये पहला हम लोगों ने इसका उपयोग पढ़ लिया मेडिकल की फील्ड में। ये नंबरिंग गलत हो गई है, पहले के बाद ये दूसरा होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना दूसरा कहां गायब हो गया। एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस, यानी खेती बाड़ी में क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो फसलें अच्छी बनाएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, कल हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था ट्रांसजेनिक क्या होता है, फसलें कि भैया उनमें खुद रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, आज आप देखिए अभी उसे डेवलप करने के लिए यूज होती हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप वो पौधे होते हैं जिनमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया गया, यानी बाहर से बढ़िया क्वालिटी का जीन ला के इंट्रोड्यूस कर दिया, और अब उस पौधे की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो छोटी मोटी बीमारियों से खुद लड़ सकता है। जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप हो गया। पेस्ट मतलब क्या होता है, सरल भाषा में रोगाणु कह लो यार, ठीक है, तो प्लांट को इंसेक्ट, कीट कह लो, कीट, रोगाणु भी नहीं, पेस्ट का मतलब जैसे पेस्टिसाइड शब्द इसी से तो बना हुआ, कीटाणुनाशक, तो इसका मतलब होता है कीड़े मकोड़े। ठीक, तो अब पेस्ट रेजिस्टेंट का मतलब क्या है, जो कीड़ों से लड़ने वाली फसलें हैं, यानी प्लांट्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए बीटी जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और जब बीटी जीन, बीटी कहां से शब्द आया, तो बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, भैया यहां से ये बीटी शब्द आया हुआ, और इसका मतलब ये जीन ऐसा जीन है जो बीमारियों से लड़ सकता है। कौन सा भैया, ये जो पहला इसका वैरायटी है, ये कीड़ों से लड़ सकती हैं फसलें, तो अगर इनमें कीड़े लगेंगे भी तो ये अपने आप इंप्रूव करेंगी, वो कीड़े मर जाएंगे और ये अपनी फसल को कंटिन्यू कर पाएंगी। ये जीन टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, यानी इस तरीके का प्रोटीन ये बनाएगा कि जो भी इंसेक्ट इस फसल के संपर्क में आएंगे उन्हें ये खत्म कर देगा, किल कर देगा। जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी मेज हो गया, ये सारी की सारी चीजें इसी में आती है। एडवांटेजेस की बात करें, पेस्टिसाइड का, कीटाणुनाशक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, फसल खराब नहीं होगी जब कीड़े नहीं लगेंगे तो, और मतलब जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाएगी भाई। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक तो फसल को दिक्कत क्या होती है, कीड़े मकोड़ों से होती है, दूसरा खरपतवार, फालतू की जो घास वगैरह उगाती है एक्स्ट्रा, उसमें फिर बीमारी वगैरह दिक्कत हो जाती है। तो जो हेर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस क्रॉप, यानी जो खरपतवार को नष्ट कर पाए, अपने को नुकसान पहुंचाने वाले पौधे को नष्ट कर पाए, वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप होंगी। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्रॉप्स को हर्बिसाइड टॉलरेट करने लायक बनाया जाता है। यानी हर्बिसाइड्स क्या करेंगे, जो भी वीड्स होंगे, जो भी एक्स्ट्रा घास पौधे वगैरह होंगे उन्हें नष्ट कर देंगे। अगर ये रेजिस्टेंस है तो फिर ये सारे के सारे एक्स्ट्रा घास वगैरह, वीड्स वगैरह खत्म हो जाएंगे और फसल जो है वो सुरक्षित बनी रहेगी भाई। ठीक, जैसे अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो राउंड अप रेडी सोयाबीन टाइप है, उसमें भी यही है कि उसके अलावा जो भी खरपतवार होगी, एक्स्ट्रा फालतू घास जो उसे दिक्कत पहुंचा सकती है, उसे ये खत्म कर देगी भाई। ठीक, फिर तीसरा देखो, एक तो नंबर एक कीड़े मकोड़े वाली व्यवस्था बना दी, फालतू की जो घास पेड़ पौधे नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी व्यवस्था बना दी। अब बीमारी, अगर कोई बीमारी लग रही है, डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप भी बनती है इसके जरिए, तो प्लांट्स में जीन इंट्रोड्यूस करके वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, इन सब के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया जाता है। जैसे वायरस रेजिस्टेंस तंबाकू का पौधा बनाया जा रहा है,
ये सारी चीजें करी जा रही हैं भाई, ठीक। उसके अलावा न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट भी होता है। न्यूट्रिशन का मतलब समझते हो, खनिज लवण पौधे को मिले और फसल अच्छी हो, इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज क्रॉप की न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव करने में भी होता है। जैसे गोल्डन राइस जो बनाया जा रहा है, इसी से बनाया जा रहा है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन हाई अमाउंट में होता है। यह विटामिन ए डिफिशियंसी से होने वाले नाइट ब्लाइंडनेस, यानी अगर किसी को रतौंधी हो गई है, रतौंधी समझते हो, रात में आदमी को दिखाई नहीं देता, तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं एक चनकड़ मारेंगे रतौंधी आ जाएगी। तो रतौंधी का मतलब रात में आदमी को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से ये होता है। अगर आप गोल्डन राइस खाओगे तो बहुत अधिक मात्रा में ये होता है, और ये इसी विधि से बनाया जाता है भाई, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे, चौथा क्या एक्चुअल में ये तीसरा होगा क्योंकि नंबरिंग गड़बड़ हुई है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यानी फैक्ट्रियों वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे होता है? तो इंडस्ट्रीज जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके लार्ज स्केल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। क्या क्या बनाएंगी? जैसे एंजाइम का प्रोडक्शन करती हैं। एंजाइम क्या करते हैं? जीवों की क्रियाओं को करवाते हैं भाई। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एमाइलेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, सेलुलेज एंजाइम है। ये सब क्या करते हैं? इनका यूज इंडस्ट्रीज में होता है। ये फूड की प्रोसेसिंग करते हैं, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होते हैं, डिटर्जेंट बनाने में, निरमा कहते हो जिसे, पेपर इंडस्ट्री में, इन सब में ये इस्तेमाल होते हैं भाई, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, जो फैक्ट्रियों में एंटीबायोटिक वगैरह बन रहा है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक, जीवों से लड़ने की क्षमता, उन्हें हम लोग एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक हैं भाई। फिर बायोफ्यूल बनाया जाता है, यानी सरल भाषा में ऐसा फ्यूल जो पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स बायोएथेनॉल और बायोडीजल प्रोड्यूस करते हैं। बायोफ्यूल्स कैसे होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं, मतलब आप इन्हें रिन्यू कर सकते हो, दूसरे मतलब ऐसे एनर्जी सोर्स हैं जिन्हें रिन्यू भी कर सकते हो, साथ ही साथ ये पॉल्यूशन को भी कम करते हैं भाई। उसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए भी फायदेमंद है। ये कैसे? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एनवायरमेंट प्रोडक्शन में भी यूजफुल है। जैसे सबसे पहली बात करें तो बायो रेमेडिएशन, इसका क्या मतलब है भैया? तो बायो रेमेडिएशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो भी पोल्यूशन फैलाने वाले, सरल भाषा में गए, उन्हें खत्म कर देते हैं, पोल्यूशन को खत्म करते हैं भाई, ठीक। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया टॉक्सिक सब्सटेंसेस को खत्म कर सकते हैं, बैक डाउन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो ऑयल स्पिल्स होती हैं उन्हें क्लियर करने वाले भी बैक्टीरिया होते हैं। यानी सरल भाषा में बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है जो पोल्यूशन फैलाने वाले टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उन्हें खत्म कर देना। वेस्ट मैनेजमेंट, जो कूड़ा कचरा है, इन्हें भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो माइक्रोब्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कूड़ा कचरा होता है, केमिकल्स होते हैं, उन सबको भी डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होता है। जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो पोल्यूशन पर ही चर्चा करेंगे। फिर एप्लीकेशंस इन एनिमल्स, जानवरों में क्या है भाई? तो जानवरों की रिसर्च से रिलेटेड, जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल, जैसे फसलें होती हैं कि जीन डाल के कोई ऐसी फसल बना दी जो बीमारी से लड़ रही है, कीटों से लड़ रही है, खरपतवार से लड़ रही है, वैसे ऐसे एनिमल्स भी तो बन सकते हैं। तो जब एनिमल्स के जीनोम में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करा देते हैं, बाहर से कोई अच्छी क्वालिटी का जीन इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक माइस हो गया। इससे होगा क्या? डिजीज की स्टडी कर सकते हैं, बीमारी के ऊपर चर्चा, ड्रग टेस्टिंग, कोई दवाई वगैरह की टेस्टिंग हो जाती है, जीन फंक्शन की एनालिसिस भी हम लोग इससे करते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, यानी जो दवाइयों वगैरह का निर्माण है, तो कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स मेडिसिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बकरियां होती हैं, उनका जो दूध होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन वगैरह प्रोड्यूस करा जा सकता है। एडवांटेजेस की बात करें भैया, तो जो हमने पढ़ा है वही एडवांटेजेस हैं कि जो भी बीमारियां हो रही हैं जीन से रिलेटेड, उनका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, हाई क्वालिटी में मेडिसिन बना सकते हो, फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हो, प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे से पर्याप्त तरीके से कर सकते हो, इंडस्ट्रियल। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कुछ एथिकल इश्यूज हैं भैया, ठीक है। किसी के जीन के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, क्या ये अच्छा है? अगर उसकी मर्जी के बिना छेड़छाड़ है फिर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एनवायरमेंटल रिस्क भी हैं, जेनेटिक पोल्यूशंस भी हो रहे हैं, जीन से रिलेटेड दिक्कतें हो रही हैं, और एक्सपेंसिव, थोड़ी सी महंगी भी ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन ओवरऑल समय के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं और लोग फायदा उठा रहे हैं। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जो चाहे मेडिसिन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे एनवायरमेंटल प्रोडक्शन हो, हर चीज में इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिजीज ट्रीटमेंट, फूड प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन और हर तरीके में एक रेवोल्यूशन ला के रख दिया है, और जैसे जैसे फ्यूचर आएगा और रेवोल्यूशन आएगा और सारी चीजें हम लोग संभव कर पाएंगे भैया। तो उम्मीद करते हैं ये दूसरी यूनिट भी आपको बहुत आसान लगी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 8 यूनिट है, क्या हम इतना सा पढ़ के पास हो जाएंगे? भैया ये इतना सा नहीं है।
आप अपना सिलेबस उठा के देखना, आप अपना पिछले साल का पेपर उठा के देखना। जब हम ये 8 यूनिट करा दें उसके बाद हम यहां पर पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ये जो 90 दिन की सीरीज चल रही है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, हम आपको भरोसा दिलाते हैं इनके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। और अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप पहले मेरी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस को देखें, फिर ऑब्जेक्टिव देखें और जाके पेपर देके आए। 75 में 75 आप कर पाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव भी है तो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देखिए, जाके पेपर दे आइए। थैंक यू भाई, धन्यवाद। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। BD Academy BSc अपना चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन लोगों ने अभी कोर्स में एनरोल कर रखा है उनके लिए भी भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप चाहो तो कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। थैंक यू भाई, धन्यवाद।